बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम नाजरीन। आपको वाशिंगटन टॉक शो में आपका होस्ट असद चौधरी आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं वाशिंगटन डीसी से लाइव। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम खान तलवली साहब, जो कि सोशल मीडिया व्लॉगर हैं और एनालिस्ट हैं। आप सब इनके नाम से अच्छी तरह बखूबी वाकिफ़ हैं। आपको खुश आमदीद कहते हैं असलम साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं समीर सरफराज साहब, जो कि सोशल मीडिया व्लॉगर हैं और पाकिस्तानी अमेरिकन कांग्रेस के पब्लिक रिलेशंस सेक्रेटरी भी हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं समीर साहब। थैंक यू। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद आज हमारे मौज़ूआत हम 4 मौज़ूआत को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तो पहला टॉपिक हम जो कवर करेंगे उसमें पाकिस्तान में के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में बलदियाती इलेक्शन हुए हैं और इसमें जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स सामने आए हैं वो बड़े अपसेट किया है डिफरेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिनमें एएनपी है, जेयूआई है, और जो कि मौजूदा हुक्मरान पार्टी है उसको अपसेट करके हराया है। तो इसके ऊपर तफ़सीली हम बात करेंगे और इसके लिए ज़्यादा मौज़ू हमारे लिए तनोली साहब होंगे, तो इसलिए तनोली साहब आप रेडी रहें ज़रा इसके लिए। तो उसके बाद ओआईसी की समिट हुई है, इमरजेंसी समिट का इजलास हुआ है और इस्लामाबाद में हुआ है। ख़ास तौर पर ये बुलाया गया था अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल, जो बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर पूरी पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है, तो उसके ऊपर तफ़सीली बात करेंगे। और उसके अलावा उसके असरात जो हैं वो जनूबी एशिया में जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, क्या ये समिट उसका हिस्सा थी या पाक चाइना जो रिलेशंस हैं, उसके अंदर जो सर्द मोहरी चल रही है, ट्रेड वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर भी तकरीबन चल रही है, प्रॉक्सी मतलब अभी डेमोक्रेसी समिट हुई थी अमेरिका के अंदर, तो इस पे भी ज़ोर देंगे, क्या ये उसका हिस्सा है या अगर नहीं है, तो उसके अलावा ये पाक पाक जो यूएस चाइना के जो रिलेशंस हैं, वो कैसे आइंदा आने वाले वक़्त में पूरी दुनिया के जो हालात हैं उसके ऊपर किस तरह असरअंदाज होंगे। तो तनोली साहब बताएँ कि इलेक्शन हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो अब से रिज़ल्ट्स आए हैं, इसके ऊपर ज़रा तफ़सीली रोशनी डाल दें कि हुआ क्या है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन 2021 हुआ है, और पहले तो मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे केपीके में ये इलेक्शन हुए भी नहीं है, ये 17 अजला में हुए हैं। और हुँ, ये तकरीबन मेरे ख्याल से बिटवीन 60 और 64 जो है ना, ये तहसील्स बनती हैं जिनमें ये इलेक्शन हुए। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं जिक्र ये करूंगा कि जो कल डीआई खान के अंदर और चंद एक अजला में अ, खूनी किस्म की जो है वहां पे जो है ये इलेक्शन जो है वो हुआ है। और उसमें एक में खुदकश बम्बार जो था, उसने वहां पे कोई किसी किस्म की दहशत गर्दी हुई है जिसमें तकरीबन 5 के 6 लोग मारे गए हैं, कुछ जख्मी भी हुए हैं। और उनके जो वीडियोस थी वो भी जो है फुटेज बताए जा रहे थे चंद एक चैनल के ऊपर। उसके बाद एक काउंसलर था जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अपनी फायरिंग से जो है उसको गोली लगी और उस वो जो है जान भाग हो गया। एक तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। जी। और दूसरी बात ये कि न जाने हम लोग को इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि सब जगह पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान का वाहिद इलेक्शन ऐसा है, चाहे वो एक आम बल्दियाती इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, लेकिन ये खून रेजी और कत्लो गारत के बगैर ये इलेक्शन नहीं होते, जिसमें कीमती जाने जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। और इसके लिए मैं ये समझूंगा कि इलेक्शन कमीशन को भी और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट जो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, उनको भी ये चाहिए कि ये कोई अब सीखें और ये ऐसे वहां पे इंतजामात करें कि इस किस्म के वायलेंस क्यों होते हैं। फिर हमारी सोसाइटी में भी लोगों को, मैं ये समझता हूं कि उनको भी ये एहसास करना होगा कि कब तक हम इसको अना का मसला बना देते हैं, गैरत का मसला बना देते हैं, जबकि इलेक्शन जो होता है
वो मुल्क की बेहतरी के लिए होता है, वो इलाके की बेहतरी के लिए होता है। वो इसलिए नहीं होता कि आप लोग जो है गन निकाल लें और काउबॉय की तरह एक दूसरे पे जो आप लोग शूटिंग शुरू कर दें। कलोनी एक साहब, माज़रत एक मैं काटता हूँ कि बात को, मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अवाम को भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जाने दे के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपको क्या देना है जाने देकर। आप वो जी, कंटिन्यू कीजिए। जी। अब आ जाते हैं कि केपीके में जो इलेक्शन है, देखिए जी केपीके का जो ये इलेक्शन है और इसमें जिस किस्म की अपसेट हुआ है, खासकर मौजूदा गवर्नमेंट पीटीआई को और पीटीआई के तमाम कैंडिडेट को, आप अंदाजा लगाएं कि मैं हरिपुर हजारा से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं पहले वहां से शुरू करूंगा कि हरिपुर हजारा में अयूब फैमिली जो है वो एक घर से तकरीबन एमपीए और एमएनए तकरीबन 3-4 लोग, और उसके बाद आप आ जाएं स्वाबी में और वहां पे भी असद कैसर साहब हैं, उनकी फैमिली। उसके बाद नौशेरा आ जाएं तो परवेज खटक साहब हैं। उसके बाद आप आगे चले जाएं बन्नू और इस तरफ चले जाएं तो शेर यार अफरीदी वगैरह है पेशावर जी। में, और इस तरफ तरकई वगैरह हैं, महमूद खान जो खुद चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं, यूसुफ जई वगैरह। ये वो तमाम जितने बड़े बड़े लोग थे, मिनिस्टर थे, वफाकी वजीर थे, आप अंदाजा लगाएं कि एक तो इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए और अपने ही मुफाद को सामने रख के इन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए, जिससे एक तो एक बात, दूसरी बात यह थी कि हल्कों के अंदर अवाम के जो असल मसाइल थे उस मसाइल पर ना तो इन्होंने खुद गौर किया, ना जो प्राइम मिनिस्टर है और असल जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ दी जो गवर्नमेंट होता है, वो सारी जिम्मेदारी उस पर पड़ जाती है। नीचे क्या हो रहा है इसको फिर कोई नहीं देखता। अगले ये देखते हैं कि करने वाला नवाज शरीफ है या इमरान खान है या आसफ जरदारी है। ठीक है ना जी। अब यहां पर अवाम ऑलरेडी तकरीबन पिछले कई माह से, पहले 2 साल तो अवाम खामोश रही, सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करती रही, लेकिन 1 साल से अवाम चीख चीख के कह रही है कि अब हमारी कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, हम जो है बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, तनख्वाहदार भी, दिहाड़ीदार भी, और यहां तक के मिडिल क्लास लोग, बिजनेसमैन भी, वो कह रहे हैं कि ये महंगाई अब हमारे बस की महंगाई जो है ये हमसे बाहर हो रही है। उसके लिए तो देखें जी हुकूमत आई, उन्होंने आके एक्चुअली आके इनको चाहिए था गर्दिशी कर्जे खत्म करते, ये आके अवाम जो इनकी ब्यूरोक्रेसी थी, जो इनके जितने एमपीएस एमएनए मिनिस्टर थे, उनको चाहिए था कि वो अपने अपने इलाकों में लोकल ब्यूरोक्रेसी से मिलकर काम करते और प्राइस कंट्रोल करते और महंगाई पे कंट्रोल करते और लोगों को मसाइल को सुनते। कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। शुक्रिया। सबसे पहले तो शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में बुलाने का, और सब नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो एक गवर्नमेंट जो 8.5 साल से है और शुरू से उन्होंने लोगों ने उनको चांस दिया कि जी आप इस बेस पे आए कि हम तब्दीली लाएंगे, हम चीज़ें चेंज करेंगे, और हर चीज़ का मलबा उन्होंने पिछली हुकूमतों पर डाला कि वो कुछ काम कर नहीं सकी। अब हो ये रहा है कि 8.5 साल गुजर चुके हैं, अब आप मलबा कितनी देर तक दूसरे लोगों पे डालेंगे? देयर हैज टू बी अ प्रोग्रेस। सूबे में 8.5 साल गुजर चुके हैं। हाँ जी। जी हाँ, सूबे में 8.5 साल हो गए, क्या कहते हैं, जो अब फेडरल लेवल पे आपको 3.5 साल के करीब लगभग होने जा रहे हैं। और अब लोग दोबारा ये सुनना नहीं चाहते कि जी माजी में क्या हुआ, कौन लूट के खा गया, क्या कर गया, अब आपने क्या किया। तो मेरा ख्याल में लोगों को अब ये है कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन जा रही है, कोविड के दिनों में जो रिलीफ आया ऑयल इंडस्ट्री के कोलैप्स होने की वजह से, अब वो भी जा रहा है, प्राइसेस दोबारा ऊपर जानी शुरू हो गई हैं। तो आई थिंक लोग जो हैं अब रिलीफ चाहते हैं, सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ, उनको इकोनॉमिक रिलीफ चाहते हैं। और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात में अब इजाफा ही होगा अगर अवाम को प्रॉपर रिलीफ नहीं दिया गया। वो आई जो थिंक आपने एक जी ऑयल की रिलीफ की बात की थी, वो तो उन तक आवाम तक वो रिलीफ पहुंची नहीं थी, तो लिहाजा अब ऑयल की रिलीफ की बात, तो इसमें थोड़ा सा मैं तरोली साहब, अगर आपको आवाज आ रही है मेरी?
इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड करते जाते हैं इसलिए कि 8.5 साल जो मैं समझता हूँ वो ऐसे था कि पहले 5 साल हुकूमत फेडरल में किसी नून लीग की थी। तो उन्होंने अपना काम सही रखा और अवाम को रिलीफ़ मिलता रहा और उसमें अवाम को तकलीफ़ नहीं हुई इसलिए इमरान खान साहब की जो पीटीआई की हुकूमत थी उसने कंटिन्यू कर लिया 5 साल के बाद केपी में। लेकिन अब इन्होंने हुकूमत फेडरल में जब सँभाली तो 7.5 साल 3.5 साल की कारकर्दगी जो थी इनकी वो इस हद तक लो हो गई और प्राइसें बढ़ गई जैसे तनोली साहब ने भी कहा, आपने भी कहा मकबूलियत भी कम हो गई। इसलिए लगता है उसके रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। तो तनोली साहब ये थोड़ी-सी आपकी असल में राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप कंटिन्यू करना चाहें तो आप करें? जी, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आज देखें वो तमाम जो है ना लोगों ने केपीके के अंदर क्या होता है कि केपीके में 2 दफ़ा इनको मौका दिया था और केपीके की अवाम मैंने कहा ना कि उनके पठान ज़हन है, वो ना माज़ी का सोचते हैं, ना फ्यूचर का सोचते हैं, वो हाल पे खड़े होते हैं। वो कहते हैं जी। इस वक़्त क्या हो रहा है? हुँ, इस वक़्त जो कुछ हो रहा था उसमें आके अवाम ने क्या किया कि वही लोग जिनको अवाम ने छोड़ दिया था और इमरान खान से एक बड़ी उम्मीदें रखी थी, धरने में जी, जो प्रॉमिस किए थे, देखें इसने किया था कि मैं रिफॉर्म करूंगा, पुलिस रिफॉर्म करूंगा, मैं जी, उसके बाद आऊंगा गर्दिशी कर्जे खत्म करूंगा, मैं आके आम पाकिस्तानी को जो है मैं हर किस्म का फायदा दूंगा, जी, आपके जो यूटिलिटीज बिल हैं वो कम किए जाएंगे। ये वो सारी चीजें जिसने कहा मेरे पास शेडो कमेटी है, हम जी, हमारे पास ऑलरेडी तमाम प्रोग्राम जो है वो बने हुए हैं, जैसे ही हम आएंगे हम आकर टैक्स रेट बढ़ाएंगे और अवाम पे कोई बोझ नहीं डालेंगे। जी, अब जी, कहने का मकसद ये है कि इन्होंने आते ही क्या किया कि वो तमाम 5-6 वादे जो किए थे अवाम से उनको जी। छोड़ दिया, हुकूमत मिली। एक तो ये इनको कुछ पता नहीं था हमने करना क्या है। देखिए ये इनएक्सपीरियंस लोग थे, इसमें नंबर 1। इसमें 2 बातें और भी डाल लें जो हेल्थ रिफॉर्म्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स की भी। जी, बिल्कुल। हेल्थ रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, अब कहने का मकसद है जब ये आए इन पावर तो इनके साथ वो जो बेरोज़गारों की पार्टी आई थी जो पिछले 5 साल से फैसल जावेद की तरह, मुराद सईद की तरह, अली मोहम्मद की तरह और कई ऐसे लोग और ये अली ज़ैदी की तरह, ये लोग कोई काम नहीं कर रहे थे 5 साल। ये इमरान खान के बैग उठा के हर जगह घूम रहे थे और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फंडिंग कर रहा था करोड़ों की इनको मंथली, जो ये जी, कह रहे हैं कि हम बड़े शफाफ तरीके से चल रहे हैं, उनमें से इन सब की पेमेंट जाती थी, इनकी तनख्वाहें जाती थी। इन्होंने यानी ब्लफ किया और ब्लफ करने के बाद मैं आपको बताऊं कि अब तो देखे ना सच बोलना चाहिए और सच ही में ये ये सारे जो खराबियां कहां से पैदा हुई, अब जब ये इन पावर आ गए इनके दिमाग खराब हो गए, इन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल देखे, इन्होंने इन जो मिनिस्टर इनक्लेव देखे, इन्होंने सारा कुछ वो देख के इमरान खान का जो मंशूर था उस मंशूर से हट गए। इमरान खान खुद भी उस मंशूर से हट गया। इन्होंने कहा चलो यार बैठो, गवर्नमेंट तो हमारे पास जो है वो ऑलरेडी मेजोरिटी में तो है नहीं सीटें, लिहाजा जो हमारे तो जो इन्होंने ये पीटीआई का जनाजा उठाया हुआ था वो अपना नून लीग के कांधे पे था, जरदारी के कांधे पे था, काफ लीग के कांधे पे था, उसके बाद जो है एमक्यूएम के कांधे पे था। इन्होंने आके उनसे कंप्रोमाइज कर लिया। जब कंप्रोमाइज हो जाए सर तो रिफॉर्म नहीं हो सकते। जब रिफॉर्म नहीं हुए तो वो बोझ मैं आपको बताऊं कि जो अवाम के सर से हटाना था, पिछली पॉलिसियों को रद्द करना था, अवाम को रिलीफ देना था, वो रिलीफ नहीं मिला। जब वो इमरान रिलीफ खान नहीं मिला तो अवाम ने बगावत कर दी। जी, इमरान खान साहब का तो नारा ही तब्दीली था और तब्दीली का मतलब ही यही था पहला सब कुछ हम बदल देंगे, सर इम्प्रूव कर देंगे। देखें इमरान खान ने बुनियादी गलती क्या की, बुनियादी गलती ये की कि इमरान खान आया, इमरान खान को जो उसके तमाम जितने भी लोग थे उन लोगों ने बजाय इसके कि वो बाहर निकल के काम करते, वो अपनी मिनिस्ट्रियों में काम करने के बजाय सारा दिन उनकी वहां हाजिरी होती है कि अभी मुझे बुलाएंगे मिनिस्टर इमरान खान साहब फलां मीटिंग में, ये मीटिंगें करते रहे। इन्होंने क्या किया, फॉरेन पॉलिसी पे इन्होंने जोर दे दिया, इन्होंने इंडस्ट्री वगैरह पे जोर दे दिया, वो काम करने लगे जो अपर क्लास लोगों को फायदा हो रहा था, जी। लोअर क्लास को टोटल इग्नोर किया, उनको वैसे भी इन्होंने तनोली साहब इनको टैक्स पेयर्स के पैसों के ऊपर जो है वो अय्याशी करने की आदत पड़ गई ना, सहूलतों की आदत पड़ गई तो इन्होंने कहा क्या ज़रूरत है काम करने की और इनकी तैयारी भी नहीं थी आपको पता आप तो आपने ज़िक्र किया
कि बैग उठाते रहे हैं सारे, तो मेरा ख्याल है कि अब तसल्ली पाकिस्तान की अवाम की भी हो गई, और वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी जो हैं वो इनके बैग ही उठाते रहे हैं, इनकी भी तसल्ली हो बिल्कुल गई। यही बात है सर। उसकी वजह ये है ना, मैं आपको ये कह रहा हूं कि देखें, जो काम इमरान खान को पहले आकर हुकूमत में करना था, गर्दशी कर्जे, पुलिस जी, रिफॉर्म, उसके जी। बाद जो इंसाफ डोर टू डोर और रोजगार, और ये चीजें करनी थी कि यूटिलिटीज बिल्स को, गर्दिशी कर्जों को ये कम करता। इसने फिर कई सौ अरब का बजट सर, कई सौ अरब करप्शन का का खत्म। बजट इन्होंने जी। उठाकर इन्होंने अपने एमपीएस एमएनएस को दे दिया, वो सारा लूट के खा गए। अब ये रो करप्शन रहा है, का करप्शन का करप्शन खात्मा हो भी गई ना करना सर। था। करप्शन का खात्मा भी करना था, वो भी नहीं हुआ ना, वो बल्कि बढ़ गई है करप्शन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी बताया। उसके साथ-साथ जुडिशरी की भी इनके साथ लड़ाई चल रही है। इनकी फ़ौज से भी समझ ली एक किस्म की लड़ाई है। पॉलिटिकल और सर, पार्टियों से तो बैर है। सर देखें, जुडिशरी और फौज को तो छोड़ें, जब अवाम, वही आवाम अवाम, से लड़ाई करोड़ों चल रही अवाम है। जो जी। आपको लाए, उन अवाम को आपने मायूस कर दिया। आज केपीके में मैं आपको बताऊं, यकीन करें कि ना कोई फौज का अमल दखल है, ना बिल्कुल। जुडिशरी का अमल दखल है। ये मुकफात अमल है। मैं आपको ये बताऊं, इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। जी। ज़ाहिरा नज़र यही आ रहा है। और आज मैं ये शेर सुन रहा हूं कि आज खान साहब ने इमरजेंसी मीटिंग बुला के अपनी कैबिनेट की, उन्होंने कहा खुदा के लिए पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन न कराना, ऐसा ना हो कि अच्छा, जो मैं कुछ यहाँ पे हुआ इसमें हमारे साथ वही जी। वहां पे भी होना है, मनोली साहब, बल्कि मैं इसमें होना है आपकी इनके साथ। जी, मैं आपकी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ा देता हूँ। वो ये कि आपने ज़िक्र किया कि केपी की अवाम जो है वो हाल का सोच कर वोट डालती है। तो मेरा भी यही ख़्याल है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में से एक सूबा ऐसा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा है, जो वाक़ई हालात के ऊपर, उस दिन के ऊपर, मौजूदा हालात के ऊपर देख के वोट डालते हैं। लेकिन क्योंकि पंजाब वाले तो वोट हाथ में रख के टेबल पर रख के सोचते रहते हैं कि भई क्या करना है इसका? इसको इज़्ज़त देनी है या नहीं देनी? सिंध वाले जो हैं वो ज़ुबानों में और कौमियत में बँटे हुए हैं। और आपको पता है कि बलूचिस्तान के जो अपने वोटर हैं, उनको तो पता ही नहीं है उनके वोट कौन डाल जाता है। तो सिर्फ़ केपी वाले जो हैं, वो फ़ैसला करते हैं अपने वोट के साथ, और एट द डे ऑफ द इलेक्शन फ़ैसला करते हैं कि हमने क्या करना है। तो समीर साहब, अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो हम अगले मौजूद पे जैसे अगर आप देखें तो क्या सोशल मीडिया ने एक इनकलाब बर्पा कर दिया न पूरी दुनिया में, और वो पाकिस्तान में भी आया है। अब लोग जो, हम लोगों की जो ये पुरानी सोच थी कि बरादरियों के ऊपर और दूसरी चीज़ों के ऊपर वोट जाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। और केपी के में अगर आप देखें तो वो चीज़ ख़त्म हो रही है। सोशल मीडिया पे लोग अब अवेयर हैं क्या हो रहा है, क्या कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, इमरान खान साहब की हुकूमत है या नवाज शरीफ साहब की है या जरदारी साहब की है, सब लोग क्या कर रहे हैं, आर दे गोइंग टू डिलीवर और नॉट। तो जी। इमरान साहब की एक और बात ये भी हुई कि ये लोग ना तजर्बाकार थे, इन्होंने वादे बहुत ज्यादा कर लिए और डिलीवरी उतनी हुई नहीं। और लोग, इन्होंने जिस बात पे इनको वोट दिया था कि जी अब आप डिलीवर करें, सो दे आर मेकिंग देम हेल्ड अकाउंटेबल कि जनाब आपने वादा किया था कि डिलीवर नहीं किया, अब करें। और मेरा ख्याल में केपीके में चूंकि उनकी हुकूमत ज्यादा देर रही है, तकरीबन 8.5 साल हो गए, और उसकी वजह से अब आवाम जो है वो चाह रहे हैं कि जनाब आप जवाब दें, आपने एक वादे किए थे, वो वादे पूरे नहीं हुए। अभी तो वो अपने समीर साहब, मैं आपकी इस बात के साथ ऐड करता हूं कि आपको मैं बताऊं, इस दफा, अब मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी की बात करता हूं। आप यकीन करें कि हमारी कंस्टिट्यूंसी में बड़े बड़े काम हुए हैं। वहां पे इन्होंने इंडस्ट्री लगाई, वहां पे ये यूनिवर्सिटियां लेके आए, वहां पे इन्होंने बड़े तरक्याती काम करवाए। लेकिन असल मसला देखें, सबसे बड़ा मसला है पापी पेट का सवाल है। जी, अगर जी आपका सबसे पहले पेट, अगर आपके रोटी है ना, गरीब तो रोटी मांगता है, दिहाड़ीदार रोटी मांगता है, ठेले वाला रोटी मांगता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर कांटेदार मुकाबला हुआ, और ये जो वोट, मैं आपको बताऊं कि इतने लोग, ये इतने ज्यादा लोग खड़े थे, उसके बावजूद हजारों के हिसाब से वोट पड़े। लेकिन अवाम ने, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब अवाम वो बरादरीइज्म, इन बातों से निकल गए। अवाम जो देख रहे हैं कि एक्चुअल फैक्ट क्या है, फैक्ट यही है सर कि महंगाई जो उन पे, ये अपनी, इनको चाहिए था कि पूरी तवज्जो लोगों के, जो आम बंदे की जो घर का बजट होता है ना, अगर ये उस पे तवज्जो देते। यहाँ पे देखें अमेरिका यूरोप में क्या होता है, ये सबसे पहले ये लोग आम जो इनके अपने सिटीजन है उन पर तवज्जो देते हैं। जैसे ही देखें पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक के साथ क्या किया हुकूमत ने, अपना जो है वो खजाने का मुंह खोल दिया। उन्होंने बेल आउट करना शुरू कर दिया बड़ी बड़ी कंपनियों को कि टेक द मनी, डोंट ले ऑफ एनीबॉडी। ठीक है। जी। उसके बाद छोटे बिजनेस को उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू गिव यू मनी,
कंटिन्यू योर बिजनेस, ठीक है, उनको भी उन्होंने कहा। उसके बाद अवाम को कहा कि आप घरों में बैठे, कि उनको ये डर था कि लोग सुइसाइड करना शुरू हो जाएंगे, लोग भूख से मर जाएंगे। इन्होंने कहा कि आपको तमाम चीजें फ्री होंगी, डोंट वरी अबाउट योर बिलिंग प्रोसेस। तमाम कंपनियों को कह दिया कि किसी को आपने बादर नहीं करना, रेंट वालों को कह दिया कि किसी को घर से नहीं निकालना, किसी को आपने थ्रेट नहीं करना। उसके बाद बच्चों के, अब इसके जो मुशीर हैं, आप हमें ये बताएं कि इनको शर्म नहीं आती कि ये क्या करते हैं कि जनाब अमेरिका में, यूरोप में महंगाई हो गई है। अरे भाई, अमेरिका और यूरोप के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि यहां पर अवाम के लिए जो चीजें, जो मराद, जो बेनिफिट हैं, वो आप सोच नहीं सकते। आप लोग सारा फायदा अपर लेवल उठा रहे हैं। देखे, मैं आपको बताऊं, वो एक छोटी सी, एक मैं आपको यहाँ पे लतीफा सुना देता हूं। वो 3 मेंढक थे, वो तीनों मेंढक एक दूसरे के ऊपर बैठे हुए थे। जो सबसे ऊपर वाला था वो कह रहा था बेगम बेगम, जो दरमियान में फंसा हुआ था वो कह रहा था यार ना खुशी थे ना गम, और जो चौथा सबसे नीचे दबा हुआ था वो कह रहा था मैं मर गया। यहाँ पे अब सवाल ये हो पाता कि ये जो हुकूमत के ऊपर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े कारोबारी, बिजनेस में ये लोग बैठे हुए हैं, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बेगम है। जो दरमियान में लोग थे, ब्यूरोक्रेसी वगैरह, उन्होंने कहा यार हमें ना खुशी तो ना गम, हमारी तो हर दौर में रिश्वत हम लेते हैं, हमारा काम चल रहा है। अब जो नीचे गरीब था, उन्होंने कहा भाई खान साहब, तूने तो वादा किया था आके कि हमें आजाद करवाएगा इस तमाम गुलामी से। इसको तो इसी नोट के साथ आगे बढ़ाते हैं। आपकी बात ठीक है, जब एक हेड ऑफ हाउस होल्ड घर से निकलता है तो उसको घर के अपने बच्चों की, फैमिली की रोटी की फिक्र होती है, बिलों की फिक्र होती है, एजुकेशन की, मेडिकल की फिक्र होती है। जब वोट डालने जाएगा, जाहिर है वो फिक्रें ज़हन में लेके जाएगा, तो उसको कोई ताल्लुक नहीं है, उस सरोकार नहीं है, इमरान खान की हुकूमत है, नवाज शरीफ की हुकूमत है या जरदारी साहब की किसी की हुकूमत है। वो तो वोट डालेगा जो उसको उसके बच्चों का पेट पालने के लिए उसको रोजगार दे रहा है, और उसको जो अफोर्डेबिलिटी जो है ना वो उसकी रोज़मर्रा की जो है वो दे रहा है, उसी को वोट डालेगा। मेरा ख़्याल होना भी, तरजीह भी यही होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तनौली साहब, मुझे ये बताइए कि अफ़गानिस्तान को लेकर के अचानक एक ओआईसी का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया गया, और इसके अंदर काफ़ी तकरीरें भी हुईं। जो तकारीर इमरान खान साहब ने की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने की आगाज़ में, इमरान खान साहब ने उसको ज़ाहिर है कि एंड किया। सऊदी अरब के जो सफ़ीर थे उन्होंने भी की, और काफ़ी शिरकत हुई उसमें। तो बताइएगा, ये अफ़गानिस्तान को लेकर के अचानक ये समिट करने का कैसे ख़्याल हुकूमत को आ गया, और ये इसका मकसद क्या था बुनियादी तौर पे? देखें, इसका ये मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत थी। इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की जो हालात हैं, जैसे ही उनको हुकूमत मिली, उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि दुनिया ने बहुत देर कर दी, एक तो उनको तस्लीम करने में, और दूसरा एकदम जब यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकले तो अमेरिकन एटीट्यूड टुवर्ड द तालिबान गवर्नमेंट जो था वो बड़ा हाश था। और उसके बाद बाकी यूरोपियन भी जो है वो भी ज़ाहिर है वो हमेशा अमेरिका को फॉलो करते हैं, वो यूएन को फॉलो करते हैं, वो तो जिसकी वजह से अब वहां पे जो है एक इंसानी क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया था, और हालात बहुत बुरे थे, जिससे पूरी दुनिया की तवज्जो तो उनकी तरफ है। तो उस पे मेरा ख्याल है कि चंद एक ममालिक ने, इस्लामिक कंट्रीज ने और स्पेशली पाकिस्तान ने ये इनिशिएटिव लिया, और इन्होंने अमेरिकन तक भी ये पैगाम पहुंचाया, और अमेरिकन ने भी उसका फिर अच्छा रिस्पांस दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी, उन्होंने, मेरा ख्याल है उनकी भी ये मर्जी थी कि जिसमें 8 ममालिक नॉन इस्लामिक कंट्रीज भी जो शामिल हुए हैं इस इस्लामिक समिट में। तो जिसकी वजह से उन सब ने कहा कि ठीक है, आप ये समिट बुलाएं, और इसका क्रेडिट मेरे ख्याल से पॉजिटिवली में जाएगा हमारी जो आर्म फोर्स है, और इमरान खान को भी जाएगा, इसकी भी हुकूमत को जाएगा, तैयब अर्दोगान को जाएगा, चंद एक और ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने, क्योंकि ये वक्त था कि हमारी भी मजबूरी है कि अगर हम उनके लिए जो हमें करना था, तो मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया आई। और जहां तक अब आपको पता है कि 2 ब्लॉक बन रहे हैं ऑलरेडी, और वो जो ब्लॉक बन रहे हैं उन पे भी, उनका भी बड़ा एक, मैं ये समझता हूँ कि एक असर पड़ेगा आने वाले वक्त में। तो लिहाजा सब ने ये गनीमत जानी कि आए
और अफगानिस्तान के लिए कोई रिलीफ पैदा करें, और ताकि, क्योंकि इस वक्त देखें दहशतगर्दी से सारे लोग डर रहे हैं, इंडिया भी डर रहा है, पाकिस्तान भी डर रहा है, और तमाम नेबरहुड और उसके बाद यूरोप, अमेरिका, सब वो अफगानिस्तान से एक ही चीज मांग रहे हैं इस वक्त कि आप हमें एक बात की छोटी दें कि आपकी सरजमीन पे आइंदा किसी किस्म के वहां पे दहशतगर्द ग्रुप इकट्ठे नहीं होंगे और उन पे आप कंट्रोल करेंगे। मनोली साहब, मैं एक ज़िमनी सवाल करना चाहता हूँ कि 20 साल 2001 से लेके 2021 तक 20 साल ये जंग चली। इसके बाद समझ लें कि एक किस्म के बस थक हार के ही जंग खत्म हुई है, वरना ये जंग खत्म नहीं होनी थी। तो ऐसे में कभी ओआईसी ने इजलास करके अफगानिस्तान इस ऐसी सूरत-हाल के ऊपर किसी को कहा नहीं कि जी आप बंद करें ये जंग, या अफगानिस्तान की हुकूमत को समझाया हो, जब वो 2001 से पहले अपने वहाँ पर अल-कायदा को पनाह दे के बैठी हुई थी, वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स थे, सब कुछ हो रहा था। तो उस वक़्त कभी ख़्याल ओआईसी को नहीं आया, तो ये अचानक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी अब आ गया, सब कुछ आ गया। और अगर इतना सीरियस हैं सारे कंट्रीज़ ये, तो इसमें से एक कंट्री, एक कम से कम एक कंट्री कम से कम उसको हुकूमत को एक्सेप्ट ही कर ले। उसके लिए तो वो सारे अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि अमेरिका का इशारा क्या होगा। तो ऐसे में अमेरिका को मतलब अमेरिका, ठीक है, अमेरिका ने इसको एप्रिशिएट ज़ाहिरन मैं देखा है, किया है। लेकिन पीछे से कई जो तजिया निगार हैं वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका ये उसको इकट्ठा करके मुस्लिम ब्लॉक बनाकर और एशिया में ब्लॉक बनाकर चाइना ये पीछे से साजिश कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका को धकेल दिया जाए बाहर की तरफ इस खित्ते से। इसके ऊपर शॉर्ट कमेंट्स दीजिए, फिर मैं समीर साहब की तरफ जाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जी देखें, जहां तक ये चाइना के खिलाफ जिस तरह मिडिल ईस्टर्न अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते, तो अब चाइना के खिलाफ भी नहीं जा सकते, अब रशिया के खिलाफ भी नहीं जा सकते। आप देख लें कि इस वक्त अरब भी और बाकी कंट्रीज भी वो जितना अमेरिका की तरफ जा रहे हैं उस इतना ही वो रशिया की तरफ भी जा रहे हैं और चाइना की तरफ भी जा रहे हैं। और चाइना एक ऐसी मार्केट है कि चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपनी ट्रेड से उन्होंने तकरीबन पूरी दुनिया को फतह कर लिया है, ठीक है ना। तो लिहाजा इस वक्त मैं नहीं समझता कि अमेरिका ये चाह रहा है कि वो इनके खिलाफ कर देगा। बहरहाल अमेरिका जरूर ये चाह रहा है कि किसी सूरत में भी रशिया, चाइना वो एक ऐसी ताकत न बने कि वो हमारे मुफाद को नुकसान पहुंचा सके। तो मौलवी साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को भी तो कोई बैलेंस पॉलिसी बनानी चाहिए ना। पाकिस्तान ने तो यकसर अमेरिका के साथ ताल्लुकात अपने तकरीबन ख़त्म कर दिए हुए हैं। पाकिस्तान ने वो जाके, आज मैं देख रहा था, तुर्की की आपने बात की, आज तुर्की जो है वो, आज मैं पढ़ रहा था कि 100 ड्रोन्स दे रहा है इंडिया को। आज ही मैंने खबर पढ़ी है। तो समीर साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, आप इसके ऊपर ओआईसी की समिट के ऊपर थोड़ा-सा रोशनी अगर डालना चाहें तो सर आप। जी, शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब, 1980 में भी ओआईसी का इजलास हुआ था पाकिस्तान में, और वो भी अफगानिस्तान के ऊपर ही हुआ था, और अब 41 साल बाद इमरजेंसी मीटिंग बुला के दोबारा भी हो रहा है। तो आप दोनों से इत्तेफाक करता हूँ, और साथ में थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान काउंटर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब समिट हुआ था, समिट फॉर डेमोक्रेसी, तो यूएस की तरफ से पाकिस्तान को दावत आई थी, और चाइना को अगर आप देखें, और अगर आप कुछ साउथ अमेरिका के मुल्क देखें, बोलिविया, वेनेजुएला, और उधर से रशिया, और मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जिनमें लिबिया, चाड, सूडान, वो सब शामिल है, जहां पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, इन सबको इनवाइट नहीं किया गया था जी जी तुर्की के साथ। और ऑब्वियसली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, क्योंकि उनके अंदर इनका तो मौकफ ये था ना कि जहां डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां उन्होंने नहीं किया था ना। तो उसमें क्या कहते हैं, चूंकि इन लोगों ने अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज को नहीं बुलाया जहां पर डेमोक्रेसी है, और पाकिस्तान ने उस वक्त कहा कि जी हम लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि टर्की को भी नहीं बुलाया गया था। और पाकिस्तान में एक जो है एक हार्ड लाइन इस तरह से सोचिए कि पाकिस्तान ने चाइना को खुश करने के लिए किया। अब उन्होंने अमेरिका को भी काउंटर करने के लिए ओआईसी का इजलास बुलाया। अगर आप देखें तो ओआईसी के इजलास में क्या कहते हैं 57 कंट्रीज शामिल है, 20 फॉरेन मिनिस्टर्स शामिल हुए। लेकिन ये इजलास अगर अफगानिस्तान के साथ के ऊपर हो रहा है, तो ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, उसके वज़राए खारजा जो थे वो उस वक्त इंडिया में मौजूद थे जब ये क्या कहते हैं ओआईसी की इजलास हो रहा है, क्योंकि इंडिया ने वहां पर सेंट्रल एशिया की एक समिट बुलाया था। तो मुझे लगता है कि जैसे ये ब्लॉक बनने की कोशिश हो रही है, जैसे तनोली साहब ने भी पहले कहा, आपने भी कहा, और लाइन सफ़ें दुरुस्त हो रही हैं जिसे हम कहते हैं, चाइना को जरूरत है अफगानिस्तान की सिल्क रूट अपना मुकम्मल करने के लिए।
ठीक हर है। तरह जाने के लिए। और देखें ईरान ईरान भी जो है, ईरान के वजीर खारजा थे वो भी इस्लामाबाद में नहीं थे, वो भी ये मैं थोड़ा-सा समीर साहब, सॉरी आपकी बात कटेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाइना है, चाइना की ट्रेड चलती है, यूएस के साथ बहुत हेवी ड्यूटी ट्रेड है, इंडिया के साथ है, तो चाइना ने अपनी बैलेंस पॉलिसी रखी हुई है। पाकिस्तान ने इतनी एक तरफ़ा पॉलिसी बनाने की क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को? जी, पाकिस्तान का जो साथियों। ट्रेडिशनली अगर आप देखें, जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान ने हमेशा एक तरफ पलड़ा डालने की कोशिश की। हिस्टोरिकली हमने अमेरिका की तरफ पलड़ा डालते रहे, जबकि इंडिया ने एक मतवाजन पॉलिसी रखी। हुँ। अब इंडिया और अमेरिका की आपस में ट्रेड भी ज्यादा हो रही है, ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली इकोनॉमी डेडिकेट करती है ये चीजें, और पाकिस्तान अब अपने आप को अकेला फील कर रहा है, और अब पाकिस्तान उसको बैलेंस करने की कोशिश कर आप रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान अक्सर क्रेडिट लेता है कि पाकिस्तान, वो जो अफ़गान वार थी उसके अंदर पाकिस्तान रशिया के खिलाफ अमेरिका की हेल्प की, लड़ा और रशिया को शिकस्त दी अफ़गानिस्तान में, और रशिया के टुकड़े-टुकड़े हो गए। तो अब उस ब्लॉक में जाना, रशिया के ब्लॉक में जाना पाकिस्तान के लिए मेरा ख़्याल है कि कोई इतना फ़ीज़िबल मुझे नहीं लगता। आपका क्या ख़्याल है समीर साहब? उसमें ये देखिए चाहिए साहब, आप हुकूमतें और गवर्नमेंट्स की जो पॉलिसीज जो होती हैं वो उसके अपने मफादात को रख के रखी जाती हैं। तो अब ब्लॉक भी चेंज हो रहा है अमेरिका के लिए। हम जितने फेवरेट एक किस्म में एक जमाने में पाकिस्तान हुआ करता था, अब वो नहीं है, अब वो अमेरिका की नीड्स भी नहीं है। और इकोनॉमिकली अमेरिका इज ट्राइंग टू फाइंड न्यू मार्केट्स, मतलब इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट है इतने लोगों के साथ, और बिल्कुल। पाकिस्तान अब अपने आप को अकेला भी फील कर रहा है। दूसरा ये बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमेशा लेबल लगता रहा है, और पाकिस्तान की पॉलिसी कुछ इस तरह से परसीव होती रही है कि जैसे कि आप दूसरी हुकूमतों के लिए काम कर रहे हैं। उसमें से कुछ मिडल ईस्ट की हुकूमतों का नाम राइट, आता राइट। है, उसके अलावा अमेरिका का भी नाम आता है। उसकी वजह से अब पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इस तरह OIC का इजलास बुला के अफगानिस्तान के अंदर क्या कहते हैं कुछ स्टेबिलिटी लाई जाए। तालिबान को जैसे अभी तक किसी ने माना नहीं, पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह तालिबान की हुकूमत को रिकॉग्नाइज करा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी स्टेबिलिटी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान की तरफ आने शुरू हो गए, जो पाकिस्तान ऑलरेडी इतने अफगान रेफ्यूजीज की क्या कहते हैं हेल्प कर रहा है, आई डोंट थिंक कि बिल्कुल पाकिस्तान आने की दे पाकिस्तान इकोनॉमी में। मुतहम्मिल हो सकती है और लोगों को आना। तो ये मैं तरोली साहब आपकी तरफ आता हूँ कि ये समीर साहब ने भी बात की कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो जाए, लेकिन मुझे ये बताएँ कि अफ़गान जो तालिबान थे उन्होंने मुज़ाकरात किए अमेरिका के साथ, और पाकिस्तान इस चीज़ का क्रेडिट लेता है कि उसने मुज़ाकरात करवाए। तो तालिबान की क्या इतनी पोज़ीशन नहीं थी कि हुकूमत सँभालते साथ ही कि सिर्फ़ 2 महीने में ही उनका जो है वो सारा बैठ गया, हर चीज़ उनकी इकॉनमी भी बैठ गई, सब कुछ क्राइसिस पैदा हो गया। तो तालिबान ने अपनी तैयारी क्यों नहीं रखी हुई थी इस बारे में, या जो मुज़ाकरात हुए थे उसके अंदर ये शिकें शामिल क्यों नहीं की गई थी? और इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए ज़रा। देखें, इसके ऊपर बड़ी एक साफ सी पोजीशन है। आप मुझे ये बताएं कि तालिबान कोई ऐसे लोग तो नहीं थे कि जो बड़े उनका एक मुनज़्ज़िम, जिसको आप कह लें कि उनको फाइनेंशियली वो बड़े स्ट्रांग थे, या उनकी दुनिया मदद कर रही थी, या उनके पीछे एक ऐसा, जिस तरह पीटीआई की एक फंडिंग हो रही थी, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर उनकी तो फंडिंग नहीं हो रही थी। उनकी भी फंडिंग कहीं से हो रही थी। वो तो बेचारे मुजाहिद थे, पहाड़ों में छुप लुक के अपनी उन्होंने जिंदगी साहब उनकी गुजार रहे फंडिंग थे। भी कहीं से हो रही थी। नहीं, देखे ना, उनकी यानी वो जिसको आप वो फंडिंग नहीं हो रही थी, वो उनको जो है मिल रहा था असला कि भाई मारो अमेरिकनों को, ठीक है ना। कोई तो कर रहा था। बात ये है कि जी। वो जब बेचारे उनको अचानक जब इन्होंने कहा कि भाई बस हो गई, अब हमने तो बहुत कुछ कर लिया, 20-22 साल तबाही हो गई हमारे मुल्क की, और गलत हिकमत अमली थी, वो हुकूमतें भी चली गई जो दोनों एक दूसरे को, बुश था तो उसने बुश को आया, जब ओबामा आया तो उसने भी उन्हीं के एजेंडे को सपोर्ट किया। लेकिन जब ट्रंप आया तो ट्रंप ने कहा भाई ये बंद करो। वो तो बिजनेसमैन बंदा था, वो बड़ा एक क्लेवर बंदा था। उसने कहा भाई ये बहुत धोखा हो गया, बहुत झूठ कह लिया अमेरिकन अवाम के साथ भी, और फौजी भी आपने मरवा दिए, और लिहाजा आप खत्म करो ये कांग्रेसमैनों को, आपने कहा। इसीलिए देखें, रिपब्लिकन क्या और डेमोक्रेट क्या, दोनों ही उसके खिलाफ थे। तो वो साहब ज़ाहिर है इसलिए जंग आखिर कितना अरसा लड़ी जा सकती जी, है? अच्छा देखे ना, लेकिन वो क्या हुआ कि लीडर आके ना कुछ तब्दीली तो लाता है ना। ठीक। उसने आके स्टैंड लिया अवाम के लिए। हुँ। अवाम के लिए जब उसने स्टैंड लिया तो उसने कहा खत्म करो ये सब कुछ। अब बेचारे जब तालिबान वो जाने लगे, तो पीछे तो वहां पे कोई दूसरे लोग नहीं थे जो हुकूमत कर सकते, और ना किसी ने करने देनी थी। जी। हक ही उनका बनता था। तो वो बेचारे लुटे खुटे आए, उनके कानों के साथ क्लाशनकोफे लगी हुई थी। चंद एक स्पोक्स पर्सन उनके कतर में बैठे हुए थे जो नेगोशिएशन कर रहे थे जी। अमेरिका के साथ। तो अब जब वो आए तो उनका तो वो निज़ाम जो
लोग थे इन पावर, वो तो अशरफ गनी जैसे लोग सारे अपने अपने वो सूटकेस उन्होंने लपेटे और भाग गए वो। उनकी हुकूमत तो हवा में मुअल्लक हो गई एकदम। जी, वो भाग गए ना। अच्छा, वो पहले वो भाग गए, ये जब आए तो अब इनको भी आके अमेरिकनों ने कहा जी हम तो आपके जो एसेट हैं, यहाँ पे जो पैसा था उस पे भी फ्रीज लगा दिया, तो बेचारे क्या करते। तो लिहाजा एक तो वो बात, दूसरा मैं आपको बताऊं कि अमेरिकन रिलेशन पे आपने बात की पाकिस्तान की, मैं अब भी समझता हूं कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है, ये कहीं ना कहीं अमेरिकनों के साथ ऑन बोर्ड है। ज़ाहिर बात लेकिन है। हाँ जी। अब इस वक्त मजबूरियां ऐसी बन गई हैं। अमेरिकन देखें, अभी हालिया अमेरिकन डेलीगेशन गया है जी, और वो वापस आया वहां से। जी, जी। तो जी। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, अगर आप यकीन करें इनमें अमेरिकन की तरफ से यस न होती तो कई मुल्क आते ही ना उसमें। कतर जी, ना जी। आता, सऊदी जी। अरेबिया ना आता। आपको पता है ये जितने वो बहादुर हैं। अमेरिका भी तो टेस्ट करना चाहता है ना जी, वहाँ हो क्या रहा है? नहीं, टेस्ट देखें, अब और क्या टेस्ट करेगा। अब तो अमेरिका का अपना टेस्ट शुरू हो चुका है। नहीं, तो मैं बताऊँ आपको एक और एक सिलसिला बताता हूँ आपको। चाइना की जो एक्सपोर्ट करता है वो जो है अमेरिका वहाँ से इम्पोर्ट करता है चाइना से जी, चीज़ें, तो जी, ज़ाहिर है कि अगर उस पर भी बैन लग जाए या उसके ऊपर कुछ हो जाए तो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि अमेरिका को नुकसान होगा चाइना से चीज़ें मंगवाने में जो इसको रियाद में मिलती हैं चीज़ें सस्ती, तो चाइना की भी बहुत बड़ी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बंद हो जाएँगी। तो इसलिए ये ट्रेड पॉलिसीज़ अलग चलती रहती हैं। बड़े-बड़े मुल्कों का ये तरीक़ाकार है कि वो नेगोशिएशंस अपनी जगह चलाते हैं और ट्रेड अपनी जगह चलाती हैं। ये इनका जो तरीक़ाकार है। मैं सिर्फ़ ये कहना चाह रहा हूँ। देखें, मैं चौधरी साहब थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा। वो इसलिए, आप देखें अमेरिका के साथ इस वक़्त जो हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो अमेरिकन से हमारे मसाइल नहीं हैं, हुँ। वो इंडिया से हैं। जी, जी। याद रखें कि इंडिया की मिसाल और पाकिस्तान की मिसाल अमेरिका की नज़र में इस तरह ही है जैसे एक मर्द की 2 बीवियाँ होती हैं। बिल्कुल, 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 ऐसा ही है। ठीक है ना? जो जी, 2 बीवियाँ होती हैं ना, वो दोनों प्यार माँगती हैं शौहर से कि भाई तू मैनू दस के कितना प्यार करदा है मेरे नाल। जी, ठीक है? जी। अब मसला ये है कि यहाँ पर ये हकीकत बात है कि वो शौहर भी उसी बीवी की को ज़्यादा प्यार करता है, ज़्यादा वो जो उसकी नई नवेली दुल्हन होती है, हुँ। जिससे उसको ज़्यादा मुफ़ाद होते हैं, जो 20 साल से उसके साथ हो, उसको तो वो कहता रहता है कि उसमें मैं तेरी चाहे शादी कदरां चाहे करदा। दूसरी बीवी ने जैसे किसी बीवी ने ज़्यादा खिदमत की हो, खिदमत नहीं पेश-ए-नज़र होगी। नहीं, नहीं, देखें अब अब बात ये है कि थोड़ा-सा इसमें हम थोड़ा-सा हँसी-मज़ाक भी ले आए, बहुत सीरियस डिस्कशन हो रही है जी, जी, हमारी। नहीं, नहीं, हाँ, तो हमें मैं चाहता हूँ कि नहीं समीर आपने साहब भी आपने बात बिल्कुल मुस्कुराएँ ठीक की है। थोड़ा-सा। नहीं बात आपने ये है कि बात आपने नहीं, बिल्कुल ठीक की है, पाकिस्तान हमेशा बात ये है कहता ना, है कि यहाँ पर अमेरिका है, उसके मुफ़ाद ज़्यादा इंडिया से जुड़े हुए हैं सर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान किसी सूरत में दूसरी बीवी की तरह कबूल नहीं कर सकता कि आप हमें, जहाँ पे कश्मीर पे मसला है तो आप इंडिया को आगे करें, ट्रेड पर बात आए तो इंडिया को आगे करें, किसी जगह कोई बड़ी समिट हो तो इंडिया को आप अपने साथ बिठाएं। वहां पे फिर पाकिस्तान की जो है ना डिग्निटी, सॉवरेंटी नहीं, और गैरत का ये मसला है। आपने बात बिल्कुल ठीक की है और वैसे ग्राउंड रियलिटीज़ जो है ना वो भी देखनी चाहिए कि इकॉनमी आपने खुद ही बताया कि इकॉनमी जो बड़ी है, जो ज़्यादा डिलीवर कर सकते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया प प अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर ज़्यादा हो तो इंडिया को तकलीफ़ होती है और पाकिस्तान को भी महसूस होती है गर्मी उसकी कि अगर उसकी हीट आती है जब अमेरिका इंडिया के साथ करता है। तो बस ये आखिर में हमारा प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया, इतना उम्मीद नहीं थी। तो समीर साहब मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका, आपने हमें जॉइन किया। आपसे अगले हफ्ते इंशाल्लाह तफ़सीली बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि आपको टाइम थोड़ा कम मिला है, माज़रत चाहता हूँ। तनोली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया और ख़ास तौर पर शुक्रिया हमारे नाज़रीन का जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं और देख रहे हैं। आपसे गुज़ारिश है कि अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजा कीजिए, क्वेश्चंस। तो आखिर में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.